कैटलॉग, एडवर्टाइजमेंट, ठीक है, ये सब इनविटेशन के वो थे। टेंडर, ऑक्शन। अच्छा चलो, ये वाले रूल्स देखे थे सबने, लीगल रूल्स रिगार्डिंग द वैलिड ऑफर। हैज एनीवन रेड इट? किसी ने भी पढ़ा था क्या, कि टेस्ट का ही पढ़ रहे थे? मैं अज्यूम करता हूँ किसी ने नहीं नहीं पढ़ पढ़ा था। रहे। हाँ, मैं अज्यूम कर रहा था किसी ने नहीं पढ़ा है, चलो कोई नहीं। ये सब सिंपल था, थोड़ा आगे बढ़ते हैं अपन आज। एक्चुअली अपन थोड़ा सा पीछे रह गए कोर्स में बिकॉज ऑफ ये दो तीन चीज़ें की वजह से। चलो थोड़ा कवर अप करने की कोशिश करते हैं आज, इजी चैप्टर है, जल्दी जल्दी देखते हैं। देखो, अपन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स रिगार्डिंग एन ऑफर देखने वाले हैं। अपन ने अभी तक क्या देखे कि लीगल रूल्स क्या है, मतलब ऑफर अगर आपको वैलिड रहना है तो उसमें क्या क्या होना चाहिए। उसमें आपका इंटेंशन के साथ साथ आपका ऑफर टू सेल होना चाहिए, ठीक है। सिर्फ इंटेंशन टू सेल नहीं चलेगा, रिप्लाई टू अ क्वेश्चन नहीं चलेगा, ठीक है। इन्विटेशन इज ऑल्सो नॉट एन ऑफर, आपका ऑफर होना चाहिए प्रॉपर। इन्विटेशन टू ऑफर इज नॉट कंसिडर्ड एज एन ऑफर, ठीक है। चलो देखो, अपन ने ये चीज़ें देखी थी, देखो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में वही सेम चीज़ें रिपीट किया है उसने। देखो, इट इज़ द ड्यूटी ऑफ द ऑफरर टू कम्युनिकेट ऑल द टर्म्स टू द ऑफ द ऑफर टू द ऑफरी। ये देखो, ये अपन ऊपर भी देख चुके हैं कि कम्युनिकेशन क्लियर होना चाहिए, ऑफर का हर एक टर्म्स एंड कंडीशंस आपको ऑफरी को बताना चाहिए, ठीक है। फिर स्पेशल टर्म्स ऑफ द ऑफर मस्ट बी कम्युनिकेटेड अलोंग विद द ऑफर। स्पेशल टर्म्स बोले तो कुछ तो भी ऐसे एक्सप्रेस चीज़ें जो अपन ने बोल के रखी है कि बॉस समझ लो मैं गुड्स बेच रहा हूँ, मैंने ये बोल के रखा है कि ये गुड्स तो दे ही रहा हूँ मैं आपको, अगर ये गुड्स को आपको सही सही चलाना है, मतलब ये गुड्स को आपको लॉन्ग लाइफ के लिए रखना है, तो आपको ये चीज़ें करनी पड़ेगी। हो सकता है जूते चप्पल का हो, और नहीं जूते चप्पल का एग्जाम्पल क्यों लेते हैं यार अपन बार बार, कोई अच्छा एग्जाम्पल लेते हैं। मोबाइल का ही लेते हैं ना, चलो। हो सकता है कि मेरी मोबाइल की दुकान हो, मैं आपको मोबाइल बेच रहा हूँ, मैं आपको बोल रहा हूँ कि सर इसमें एक कंडीशन है, आपको मोबाइल पानी में नहीं डालना है, आपका मोबाइल सर्टिफाइड नहीं है कि वो पानी को रेजिस्ट कर सकता है। सो अगर आपने मोबाइल को पानी में डाला तो आपकी वारंटी वॉइड हो जाएगी, ठीक है। ये बात मैंने सामने वाले को क्लियरली कम्युनिकेट करनी चाहिए, ठीक है, अगर ये कंडीशंस में लिखा हुआ है तो, राइट। अच्छा, इसका एग्जांपल देख लो। अ होटल put a notice in a bedroom that the proprietor is not liable for the loss of goods of the client। ये हर होटल में लिखा ही रहता है, ठीक है। नॉर्मली बसेस में भी लिखा रहता है, सामान अपनी सवारी की खुद क्या रहता है, सवारी अपने सामान की खुद जिम्मेदार है, राइट। सो ये वही चीज़ है कि अपन ने पहले से ही नोटिस में लिख दिया है कि भैया कोई भी सामान घुमा तो हमारी जिम्मेदारी नहीं है, राइट। सो देखो, इट वॉज हेल्ड दैट द नोटिस वॉज नॉट इफेक्टिव as it came to the knowledge of the client only when the contract is already entered into। अब सुनना ध्यान से, ये क्या लिखा है, नोटिस उसने बेडरूम में दिया है, होटल के बेडरूम में उसने नोटिस लगाया है कि भैया कोई भी सामान घुमा तो आपकी जिम्मेदारी, ठीक है। नोटिस की इफेक्टिवनेस क्यों नहीं है दिखा रहा है, कोर्ट ने क्या बोला कि बॉस वो नोटिस इफेक्टिव नहीं है, क्यों, वाई। सर ऑफर, क्योंकि जब रूम ले लिया उसके बाद पता चला ना कि राइट ऐसा कुछ है। राइट, अपन ने ऑफर कब दिए थे, जब वो नीचे रिसेप्शन में पेमेंट कर रहा होगा रूम का, राइट। ऑफर, एक्सेप्टेंस और अपना कंसिडरेशन, ये तीनों चीज़ें तुम्हारी पहले हो चुकी है, कहाँ पे, नीचे काउंटर पे, राइट। नीचे काउंटर पे तुम्हारा पूरा कॉन्ट्रैक्ट बन चुका है, उसके बाद तुम ऊपर जाके कोई नया नोटिस दे रहे हो, राइट, वो नहीं चलता। तुम्हारे ऑफर के स्पेशल टर्म्स एंड कंडीशंस भी तुमको नीचे ही बताने पड़ेंगे, मतलब रिसेप्शन पे ही बताने पड़ेंगे, ठीक है। सो दैट इज वाई दिस इज नॉट वैलिड। अगर आपको कोई भी ऐसी चीज बतानी थी तो आपको नीचे लिख के रखना चाहिए था, कमरे में आप कुछ भी लिख के रख दोगे, इट इज नॉट वैलिड, राइट। अच्छा, ये भी सेम चीज थी, ये अपन पढ़ चुके हैं। देखो, सी देखो, समटाइम्स सम कंडीशंस अटैच्ड टू द कॉन्ट्रैक्ट विल बी प्रिंटेड इन ऑन फ्रंट साइड ऑफ द टिकट। अपन नहीं खरीदते बहुत सारे टिकट, प्लेटफॉर्म टिकट या कोई अपन पिक्चर जाते तो उसकी पिक्चर की टिकट खरीदते हैं, उसमें टर्म्स एंड कंडीशंस छोटी छोटी नीचे लिखी रहती है, राइट। सो उसका देखो क्या बोल रहा है, इन सच अ केस द कम्युनिकेशन इज कंप्लीट, अंडरलाइन करना, कम्युनिकेशन इज कंप्लीट एंड ऑफरी इज बाउंड बाय दोस कंडीशंस। ऑफरी कांट से दैट ही डिडंट और कुडंट रीड दोज कंडीशंस, ठीक है। आपको टिकट मिली थिएटर की, आप पिक्चर में बैठ गए, ठीक है। थिएटर की टिकट में छोटे अक्षरों में एकदम से लिखा हुआ था टर्म्स एंड कंडीशंस, जो आप पढ़े नहीं, ठीक है।
और हो सकता है आपने वही रूल का वायलेशन कर दिया, लिखा होगा शायद कि मोबाइल साइलेंट रखना या एकदम शांति बनाए रखो, थिएटर में कोई आवाज़ नहीं करेगा। आपने ये 2-3 रूल ब्रेक कर दिए और आपने बोला कि सर ऐसा कहाँ लिखा हुआ है कि हम लोग ऐसा नहीं कर सकते। ठीक है, आप चैलेंज तो बहुत जल्दी करते हैं कि कहाँ लिखा हुआ है बता दो, तो वो शॉर्ट प्रिंट में लिखा रहता है ये सब चीज़ें। ठीक है, सो ये आपको पढ़नी चाहिए, ये आपकी जिम्मेदारी है। ऑफरर ने कम्युनिकेट कर दिया है आपको, उसने जब आपको टिकट दिया था तो ही हैड कम्युनिकेटेड दैट, बट आपने नहीं पढ़ा, वो आपकी गलती है, राइट। ये भी वही सेम एग्जाम्पल है, अपन डिस्कस नहीं करेंगे, तुम लोग पढ़ लेना बाद में अगर लगे तो, लेकिन सेम एग्जाम्पल है। अच्छा, डी पॉइंट। अच्छा, ये सारे पॉइंट्स जो अपन पढ़ रहे हैं ना, ये अपन ऊपर पढ़ चुके हैं लीगल, ये इसमें अगर तुम लोग को ऐसा लग रहा है कि कुछ नया पढ़ रहे हैं तो ये देखो, ये इन सब में अपन पढ़ चुके हैं। ये देखो लीगल रूल्स रिगार्डिंग द वैलिड ऑफर में, ये देखो स्पेसिफिक ऑफर, ये देखो ऑफर मस्ट बी कम्युनिकेटेड, ठीक है, सर्टन होना चाहिए, कंडीशनल, कंडीशनल में तुम्हारी स्पेशल कंडीशंस आ गई। ठीक है, सो ये सब अपन पढ़ चुके हैं, ये सिर्फ इंपॉर्टेंट चीज़ें बता रहा है उसमें से। चलो देखो, इफ द कंडीशंस आर प्रिंटेड इन अ लैंग्वेज which the offeree doesn't understand or doesn't know, then it is the duty of the offeree to ask for translation। ठीक है, मेरे को मराठी नहीं समझती या मेरे को तमिल नहीं समझती, ठीक है, मैं कहीं तमिलनाडु में या चेन्नई में बैठ के कोई पिक्चर देख रहा हूँ, ठीक है, अब मुझे उसकी जो टिकट पे लिखा है मुझे नहीं समझ में आ रहा, तो दो चीज़ें कर सकता हूँ मैं, या तो मैं चुपचाप जाके बैठ सकता हूँ, ठीक है, या तो मैं उसके पास जा सकता हूँ और उसको बोल सकता हूँ कि भाई मुझे इसको ट्रांसलेट करके दे और मुझे समझा कि तेरी टर्म्स एंड कंडीशंस क्या है थिएटर में बैठने की। हो सकता है कुछ अलग हो सकता है वहाँ पे कुछ नए रूल्स फॉलो करने पड़ते हो, राइट। अब कोविड रिस्ट्रिक्शंस की वजह से उनको ये टर्म्स एंड कंडीशंस भी चेंज करनी पड़ेगी, राइट, तो वो हो सकता है कुछ अलग हो। ठीक है, सो हम लोगों का काम है, ये ऑफरी का काम है ये पूछना कि सर आपकी टर्म्स एंड कंडीशंस क्या है, मुझे समझ में नहीं आ रही, प्लीज ट्रांसलेट इट, राइट। अगर मैं नहीं पूछता हूँ ट्रांसलेशन के बारे में और मैं ऐसे ही चुपचाप अंदर चले जाता हूँ, तो इट इज अज्यूम्ड कि मुझे वो टर्म्स एंड कंडीशंस मंजूर है, आई हैव एक्सेप्टेड दैट। ठीक है, देखो अदरवाइज इट विल बी प्रिज्यूम्ड दैट ही नोज देम एंड ही विल बी बाउंड बाय देम। एकदम सिंपल सा लॉजिक है, कॉमन सेंस है, वो कुछ नहीं है। आप चुपचाप अंदर चले गए मतलब ये अज्यूम्ड है कि भैया आपको सब पता है, राइट। अगर आप पूछ रहे हो उससे तो बात अलग है। अच्छा, की पॉइंट देखो, इफ दोज कंडीशंस आर प्रिंटेड ऑन द बैक साइड then it is the duty of the offerer to indicate some mark that conditions are printed on the back side। अच्छा, अपन ये पिक्चर के टिकट का एग्जांपल लेते हैं। कई पिक्चरों के टिकट में आगे लिखा रहता है टर्म्स एंड कंडीशंस ऑन द बैक साइड, ठीक है, ये पिक्चर के टिकट में आगे ही लिखा रहता है टर्म्स एंड कंडीशंस, या तो ऐसा लिखा रहता है कि प्लीज रीड द टर्म्स एंड कंडीशंस रिटन ऑन द बैक ऑफ द टिकट, ऐसा लिखा रहता है हर टिकट में, देखना। ठीक है, अभी नेक्स्ट टाइम जब मूवी जाओगे तब देखना जरूर ध्यान से। इनफैक्ट रेलवे प्लेटफॉर्म के टिकट में भी लिखा रहता है, एक्सक्यूज मी। तो देखो इसका एग्जांपल, फॉर एग्जांपल फॉर कंडीशन सी बैक, ऐसा एक लिखा रहता है, नॉर्मली हर जगह पे लिखा रहेगा। ठीक है, इसका एक वो देखते हैं केस लॉ, हेंडरसन वर्सेस स्टीवेंसन। पी बॉट अ स्टीमर टिकट, स्टीमर टिकट मतलब शिप या क्रूज जैसे समझ लो, पहले उसको स्टीमर बोलते थे क्योंकि वो स्टीम इंजन से चलता था। ठीक है, so P bought a steamer ticket, on its back certain conditions were printed, one of the conditions excluded the liability of the company for any losses, injury or delay। ठीक है, टिकट के पीछे में लिखा हुआ था कि कोई भी नुकसान हुआ आपको या कोई भी इंजरी हुई, ठीक है, या कोई भी आपका लगेज घुमा, तो इसमें कंपनी की जिम्मेदारी नहीं रहेगी, कंपनी मतलब वो स्टीमर के ओनर की। ठीक है, अच्छा, there was no indication on the face of the ticket that certain conditions were written on the back। उसने कंडीशंस लिखी थी पीछे में, ठीक है, टिकट के पीछे में उसने कंडीशन लिख के दिया था, लेकिन उसने टिकट के सामने में ये वर्ड्स नहीं लिखे थे कि कंडीशंस आर रिटन ऑन द बैक प्लीज रीड, ये चीज उसने नहीं लिखी थी। सो इस केस में क्या होगा, अभी अपन ने देखे, इट विल नॉट बी कंसिडर्ड एज वैलिड और कंपनी को उसका जुर्माना या वॉट एवर द केस में भी उसको कंपेंसेट करना पड़ेगा, और ही द कंपनी हैज टू इंडेमनीफाई, वर्ड्स याद रखो, इंडेमनीफाई करना पड़ेगा, राइट। देखो, पीस लगेज लॉस्ट ऑन द वे बिकॉज ऑफ द नेग्लिजेंस ऑफ द कंपनी सर्वेंट, द कोर्ट हेल्ड दैट पी वॉज एंटाइटल्ड टू रिकवर हिज लॉसेस फ्रॉम द कंपनी।
क्योंकि उसने फ्रंट साइड में ये नहीं लिखा था कि पीछे कुछ लिखा हुआ है। अगर आपने ये नहीं लिखा है तो सामने पीछे आदमी को पता कैसे पड़ेगा कि पीछे कुछ है, राइट। चलो, द स्पेशल टर्म्स एंड कंडीशंस मस्ट बी रीजनेबल। रीजनेबल का पॉइंट भी अपन पढ़ चुके हैं, ये देखो रीजनेबिलिटी का पॉइंट अपन देख चुके हैं। कहाँ है रीजनेबल होना चाहिए? ऑफर में भी स्पेसिफिक और कहाँ पे, कौन सा पॉइंट है? सेकेंड वाला। सेकंड? सेकंड बोल रहे हो कि थर्ड बोल रहे हो? सेकेंड वाला। स्पेसिफिक और जनरल में? नहीं, इसमें यस रीजनेबिलिटी का नहीं था। सर। सर ये ऑफर शुड बी सर्टेन डेफिनेट। सर्टन, यस, उसमें नहीं, सर्टन नहीं। रीजनेबिलिटी का पॉइंट अलग से है बॉस, ये कंडीशनल में। ये देखो मैंने बताया था ऑफर में भी कंडीशनल, अगर कंडीशंस आपकी क्लियरली कम्युनिकेटेड है और कंडीशंस अगर आपकी रीजनेबल है तो ही वो कंडीशंस को एक्सेप्टेड माना जाएगा। ध्यान से स्टार मार्क कर लो, 6 पॉइंट इंपॉर्टेंट है। आगे पीछे से लिंक करते चलो तो पूरा समझ में आएगा। जो कल पढ़ा है उससे पूरा लिंक है, ठीक है। अच्छा देखो, व्हाट इज द रीजनेबल क्वेश्चन ऑफ फैक्ट? इफ द टर्म्स एंड कंडीशंस आर अनरीजनेबल देन द अदर पार्टी विल नॉट बी बाउंड बाय देम। इरीजनेबल बोले तो उड़ के आओ मेरे पास, तैर के आओ मेरे पास, ये सब इरीजनेबल है, राइट। अब इसका एग्जांपल देखो, इरीजनेबल क्या है? अ ड्राई क्लीनर लिमिट्स हिज लाइबिलिटी टू 25% ऑफ द मार्केट शेयर ऑफ द आर्टिकल इन केस ऑफ लॉस ऑफ द आर्टिकल। ड्राई क्लीनर वाला क्या करता है भाई? तुम्हारे कपड़े, ठीक है, ड्राई क्लीन करके देता है, या ऐसी कोई भी चीज़ जिसका तुमको दाग निकालना हो, ठीक है। सो ये क्या बोल रहा है कि बस अगर आपके कपड़े को थोड़ा सा भी डैमेज हुआ तो मैं जो भी डैमेज होगा उसका 25% ही भरूंगा। मतलब आपका कपड़ा अगर 1 लाख रुपए का है तो मैं सिर्फ 25,000 रुपये ही भरूंगा, जबकि आपका नुकसान पूरा पूरा 1 लाख का हुआ है, ठीक है। सो इसमें क्या हो रहा है? द कस्टमर इज नॉट बाउंड बाय दिस कंडीशन बिकॉज द कंडीशन इज इरीजनेबल या अनरीजनेबल, राइट। नुकसान आप 1 लाख का कर रहे हो, ठीक है, और आप बोल रहे हो कि मैं सिर्फ 25% ही भरूंगा, राइट। अच्छा, इसमें दो चीज़ें हैं, मेरे को सर एक बात। लेकिन इसमें रीजनेबल क्या नहीं है, मतलब गलत क्या है? इसमें गलत ये है कि आप नुकसान तो 1 लाख का कर रहे हो, ठीक है, और ड्राई क्लीनर्स में नॉर्मली दे हैव अ फुल रिस्पॉन्सिबिलिटी, मतलब ये उनका ट्रेड और कस्टम्स है, राइट। इनके अच्छा। कस्टम्स में लिखा रहता है कि बॉस आप प्रोडक्ट ले रहे हो, यू हैव द होल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ दैट प्रोडक्ट, राइट। ओके सर। अच्छा, सिंपल सी चीज़ें थी, रिपीटेड थी कल की। अच्छा। सर जैसे वो स्टीमर का पड़ा, हम्म। उसमें तो उसने टैग के पैसे नहीं भर के दिए, मतलब अगर ये सेल हुई दैट थी दैट इज अ सेकेंड ट्रेड वाला। कस्टम। जो स्टीमर में अपन ने पढ़ा, दैट इज अ ट्रेड कस्टम कि बॉस उसमें नॉर्मली यही लिखा रहता है, हर बस में लिखा रहता है। एवरी डीटीसी बस और एवरी प्राइवेट बस हैज़ रिटन इट कि सामान अगर घूमता है आपका तो हमारी जिम्मेदारी नहीं है उसमें, ठीक है। सो इट इज़ अ कॉमन प्रैक्टिस, वो उनके यूसेज और कस्टम्स में चलता है, ठीक है। चलो, टाइप्स ऑफ ऑफर देख लेते हैं। अभी अपन ने वैलिडिटी देख ली, ठीक है, अपन ने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देख लिए ऑफर के, अपन ने ऑफर का मतलब देख लिया। अब अपन देखते हैं कि ऑफर्स कितने टाइप के होते हैं। एक ऑफर का टाइप अपन देख चुके हैं, क्रॉस ऑफर, याद है? आइडेंटिकल ऑफर कम्युनिकेट करते हाँ हैं, सर। ठीक है। चलो बाकी देखो, स्पेसिफिक और जनरल भी अपन देख चुके हैं। स्पेसिफिक ऑफर एक बंदे के लिए रहता है, जनरल ऑफर पूरी पब्लिक के लिए रहता है, एट लार्ज सबके लिए ओपन है, कोई कंडीशन नहीं है। क्रॉस ऑफर जब दो पार्टी सिमिलर ऑफर देती है लेकिन उन दोनों को पता नहीं होता है कि उनका ऑफर सिमिलर है, मतलब कम्युनिकेटेड नहीं होता है उन तक, ठीक है, तो इस केस में कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं होता है। अच्छा, ये तीनों पढ़ लेते हैं टेक्स्ट, फिर उसके बाद आगे बढ़ते हैं। देखो, स्पेसिफिक इज मेड टू अ स्पेसिफिक पर्सन एंड कैन बी एक्सेप्टेड ओनली बाय स्पेसिफिक पर्सन। जनरल मेड टू द पब्लिक एट लार्ज, ये वर्ड आना चाहिए आपका, पब्लिक एट लार्ज। कैन बी एक्सेप्टेड बाय एनी पर्सन, ठीक है। एग्जाम्पल देखो लो, फालतू के हो, वी हैव रेड दिस, ठीक है। क्रॉस ऑफर व्हेन टू पार्टीज मेक सिमिलर ऑफर, नो कॉन्ट्रैक्ट, ये इंपॉर्टेंट है, इसमें कॉन्ट्रैक्ट नहीं होता है इसमें, ठीक है। इसमें कॉन्ट्रैक्ट कब होगा? जब एक कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल होगा और दूसरे वाले का एक्सेप्टेंस मिलेगा। दो ऑफर, दो कॉन्ट्रैक्ट सेम चीज के नहीं बन सकते, सेम चीज का सिर्फ एक ही कॉन्ट्रैक्ट बन सकता है, राइट। अच्छा, व्हाट इज काउंटर ऑफर? सर रुक जाओ, लेट मी कंप्लीट, रुक जाओ। देखो, काउंटर ऑफर क्या रहता है कि भैया सर मैंने, काउंटर से। काउंटर सेल नहीं, काउंटर ऑफर ये रहता है कि आपने कुछ बोला, ठीक है,
उसके बदले में मैंने कुछ और बोला, राइट। सो मैं उसमें कुछ मॉडिफिकेशंस करके कुछ नया दे रहा हूँ। मैं अपना फ़ोन बेच रहा हूँ आपको 10,000 में, राइट। आप मुझे बोलते नहीं सर 7,000 में लूँगा। मैं बोलता हूँ मेरा ठीक है चल, तेरा काउंटर ऑफर 7,000 का है, मेरा एक और काउंटर ऑफर है 9,000 का, 9,000 फाइनल रेट है। अगर ये फाइनल होता है, ठीक है, ये बार्गेनिंग वाला हिसाब है। सुनो, when the offeree accepts the offer to certain modification, that is qualified acceptance, it amounts to the rejection of the original offer. मेरा ओरिजिनल ऑफर क्या था फ़ोन बेचने का 10,000 का, वो तुमने रिजेक्ट कर दिया। तुमने बोले नहीं सर 7,000 में लूँगा। तो मतलब तुमने ये जब ये बोला कि सर आपका फ़ोन 7,000 में लूँगा, तो मेरा ओरिजिनल ऑफर जो था 10,000 का वो तो ऑटोमेटिकली रिजेक्ट हो गया, उसकी कोई वैल्यू ही नहीं रही अब, क्योंकि तुम रेडी नहीं हो उसमें लेने के लिए, ठीक है। सो तुम्हारा ऑफर भी मैंने फिर रिजेक्ट कर दिया। फिर मैंने काउंटर ऑफर दिया, मैंने बोला 7 तो नहीं जमता, 9,000 में लेना है तो ले जा, दिस इज़ माई फाइनल ऑफर। सो ये अपन काउंटर कर रहे हैं एक दूसरे के ऑफर्स को। काउंटर मतलब एक दूसरे को अपोज करना, ठीक है। अच्छा, स्टैंडिंग ऑर्डर क्या रहता है? बॉस ये इतना है, इतने में लेना है, ख़त्म बात। इसमें कोई बार्गेनिंग नहीं चलेगी, इसमें कोई कुछ नहीं चलेगा। तुमको जैसे स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शंस मिलते ना कि कल क्लास में आना है, इतने बजे आना है, ऑप्शन नहीं है, आना है, ठीक है। सुनो, कंटिन्यूस ऑफर्स कैन बी एक्सेप्टेड टिल अ रीजनेबल टाइम। मतलब आपको स्टैंडिंग ऑर्डर मिला है कि रोज क्लास में आना है, सो कंटिन्यूसली आपको क्लास में आना ही आना है। ऐसा तो नहीं है कि कोई ब्रेक है बीच में, राइट। आपको क्लास में आने के लिए बोला है तो ऑब्वियसली अंडरस्टूड है कि आप 6 दिन तो आओगे ही आओगे, संडे का डिसाइड किया जाएगा, राइट। एग्जाम्पल देखो, जस्ट होल्ड ऑन ना गाइस, भाई थोड़ा आवाज कम करते क्या? हाँ देखो, PWD ऑफर्स all traders to supply cement bags at the rate of 170 per bag for 1 lakh bags for a period of 1 year। ये उनने एक स्टैंडिंग ऑर्डर दे दिए, इंस्ट्रक्शन दे दिए कि भैया हमको 170 रुपये का बैग चाहिए, ठीक है, सीमेंट का, हमको 1 लाख बैग चाहिए और हमको 1 साल तक के लिए चाहिए। ये उनने पहले से ही प्रीफिक्स कर दिया, राइट। अच्छा, मैं एक और एग्जांपल देता हूँ। तुम लोग EMIs नहीं भरते हो अभी, लेकिन मैं अज्यूम करता हूँ हमारे पेरेंट्स में कोई ना कोई एक तो EMI भरता होगा, ठीक है। सो EMI में क्या होता है, कोई भी समझ लो, गाड़ी की EMI हो गई, फ़ोन की EMI हो गई, हर महीने बैंक से पैसा कटता है, ठीक है। अब हर महीने तुमको रिमाइंड कराने तो नहीं आते बैंक वाले, या हर महीने तुमको फ़ोन करके बोलते तो नहीं है कि सर बैंक में पैसा रखना। 1 तारीख को या जो भी तारीख हो, उस तारीख को तुम्हारे बैंक से पैसा कट जाता है। वो कैसे कट पाता है? हाउ इज़ इट पॉसिबल कि तुम्हारी परमिशन के बिना कटे? ठीक है, एक्चुअल में होता ये है कि तुम्हारी परमिशन होती है, तुमने पहले से ही स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शंस दिए रहते हैं या स्टैंडिंग एक ऑर्डर दिया रहता है बैंक को कि हमने इससे लोन लिया है, इतना अमाउंट हर महीने हमारे बैंक से कट जाएगा एंड वी एग्री टू दिस, दिस इज़ अ स्टैंडिंग ऑर्डर। हमने बोल दिया है कि जब तक उसका लोन चल रहा है तब तक महीने की पहली तारीख को पैसा काट लेना, ठीक है। इसमें हमारी एक्सेप्टेंस है, वी हैव एन एक्सेप्टेंस, ठीक है। ये सबको समझा होगा। अगर याद नहीं आ रहा है तो ये एग्जांपल नीचे लिख लेना, EMI वाला, दैट इज एन स्टैंडिंग ऑर्डर। अच्छा, एक्सप्रेस और इम्प्लाइड ऑफर, यू ऑल हैव रेड दिस। ऑफर कैन बी इम्प्लाइड, मतलब इम्प्लाइड ऑफर क्या रहता है? मैं अगर ट्रांसपोर्ट की बस चला रहा हूँ तो ऑब्वियस सी बात है कि मैं आपको ऑफर कर रहा हूँ कि आ जाओ, बैठ जाओ, मैं पैसे लूँगा और उसके बदले में आपको जहाँ जाना है वहाँ छोड़ दूंगा। इट इज़ इम्प्लाइड, ठीक है। एक्सप्रेस ऑफर, एक्सप्रेस ऑफर का एग्जाम्पल बताओ जल्दी। सर जो अभी आपने बोला कि आपको आपका फोन 10,000 में बेच रहे हैं। ठीक है, मैंने आपको बोला कि 10,000 में बेच रहा हूँ, दैट इज़ एन एक्सप्रेस ऑफर। चलो, दिस केस लॉ किससे रिलेटेड है बॉस? F पॉइंट से रिलेटेड है क्या? कौन सा वाला है ये? कार्टेल वाला नहीं, ये रिकवरी वाला है, ठीक है। ये ऐसी कॉमन केस लॉ है, देखो सुनो। A company advertised that a reward of ₹100 would be given to any person who would suffer from influenza after using the medicine made by the company. काफ़ी पुराना है, देखो 1893 का है, ठीक है, केस लॉ। उस समय इन्फ्लुएंजा वायरस बहुत ज़्यादा चल रहा था, लोग बहुत मर रहे थे उसकी वजह से। तो एक कंपनी ने क्या बोला कि 100 रुपये का रिवॉर्ड है, उस समय 100 रुपये बहुत बड़ी बात थी। 100 रुपये का रिवॉर्ड है, कोई भी बंदे को, जो बंदा मेडिसिन लेने के बाद भी अगर उसको इन्फ्लुएंजा वायरस का असर होता है तो कंपनी उसको 100 रुपये देगी, ठीक है।
इफ यूज्ड अकॉर्डिंग टू द प्रिंटेड डायरेक्शंस, मतलब वो जो मेडिसिन थी या वो जो भी शॉट था या इंजेक्शन था उसको उस तरीके से यूज़ करना था जिस तरीके से उसमें प्रिस्क्राइब किया गया था। अगर वो उस तरीके से यूज़ होता और सामने वाले को इन्फ्लुएंजा होता उसके बाद भी, तो कंपनी 100 रुपये देने के लिए लाइबल रहती। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है? चलो। वन डे वन लेडी मिसेस कार्लिल purchased and used the medicine according to the printed directions of the company but suffered from influenza। ठीक है, एक लेडी थी कार्लिल, उसने सेम तरीके से यूज़ किया जैसा लिखा हुआ था, वॉट एवर द डायरेक्शंस वर प्रिंटेड, उसने उस तरीके से उस मेडिसिन को यूज़ किया और उस तरीके से यूज़ करने के बाद भी उसको इन्फ्लुएंजा वायरस हो गया। ठीक है, सो क्या हुआ? शी फाइल्ड अ सूट फॉर रिकवरी ऑफ द रिवॉर्ड ऑफ 100 रुपीज। द कोर्ट हेल्ड दैट देयर वाज अ कॉन्ट्रैक्ट as she had accepted the general offer by using the medicine in the prescribed manner, as such she was entitled to recover the reward from the company। सिंपल सा केस है भैया, तुमने जो तरीके से बताया था हमने उस तरीके से यूज़ किया उसको मेडिसिन को, उसके बाद भी हमें इन्फ्लुएंजा वायरस का असर हुआ, सो यू आर लाइबल टू पे मी 100 रुपीज़। सिंपल, कोई इसमें एक्स्ट्रा नहीं है। अच्छा, इसमें दो चीज़ें आ रही हैं। क्या क्या आ रहा है? एक तो ये कंडीशनल ऑफर है, ठीक है, एक्सप्रेस है, कंडीशनल है, राइट? जनरल ऑफर, जनरल ऑफर है, यस। एक्सप्रेस, कंडीशनल, जनरल, ये तीनों चीज़ें आ गई इसमें। देखो ऑफर्स के टाइप कैसे अपन इसमें डिफाइन कर सकते हैं, लगे तो लिख लो यहाँ पे। जनरल ऑफर है, कंडीशनल है, एक्सप्रेस्ड है। ठीक है, चलो हो गया हो तो मैं आगे बढ़ूँ? यस सर। चल, अच्छा, ऑफर अभी तक अपन दे रहे थे, ठीक है। अब अपन ऑफर को लैप्स कर रहे हैं। लैप्स मतलब एंड कर रहे हैं। लैप्स का मतलब होता है ऑफर को एंड करना, ठीक है। वी आर एंडिंग दी ऑफर, मतलब खत्म कर रहे हैं हम ऑफर को। अच्छा, ऑफर को खत्म करने के क्या क्या तरीके हैं? देखो, बाय रिवोकेशन खत्म कर देना, ठीक है। किसी को विड्रॉ कर लेना, मतलब हमने जो ऑफर आपको दिया था, समझ लो मैंने तुमको 10,000 में फ़ोन बेचने का ऑफर दिया था, तुम्हारे एक्सेप्टेंस के पहले मैंने वो ऑफर वापस ले लिया। रिवोक करना, विड्रॉ करना, ठीक है। तुमने एक्सेप्ट नहीं किया था वो 10,000 का ऑफर, और मैंने उसके पहले बोल दिया अरे चल छोड़ यार, नहीं देना मेरे को, बेचना ही नहीं है मेरे को, ठीक है। सो दिस इज रिवोकेशन या विड्रॉल और ऑफर। मैंने ऑफर दिया और वैसे ही वापस कर लिया विदाउट एक्सेप्टेंस। विदाउट एक्सेप्टेंस पे स्ट्रेस दे रहा हूं क्योंकि अगर एक बार एक्सेप्टेंस हो गया तो फिर वो ऑफर को मानना पड़ेगा, ठीक है। ये पहला तरीका है ऑफर को खत्म करने का। दूसरा तरीका बाय रिजेक्शन। जैसे मैंने 10,000 में फ़ोन देने का वादा किया, तुमने बोला कि नहीं सर 7,000, मैंने बोला चल देना ही नहीं, छोड़, ऑफर ही कैंसिल कर, तो दिस इज रिजेक्शन। मैंने तुम्हारा ऑफर कैंसिल कर दिया या तुमने मेरा ऑफर कैंसिल कर दिया, ठीक है। तुमने बोले सर 10,000 में तो नहीं चलूंगा, तो दिस इज रिजेक्शन, तुमने मेरा ऑफर को रिजेक्ट कर दिया, ठीक है। अच्छा, बाय एक्सपायरी ऑफ टाइम। मैंने बोला कि मेरा फ़ोन आज के दिन में मैं 10,000 में बेचूंगा, कल के रोज हो सकता है 15,000 पे हो जाए, राइट। सो आज के दिन अगर तुम लोगों के साइड से कोई एक्सेप्टेंस नहीं आया मेरे ऑफर का, तो मेरा ऑफर तो आज के लिए वैलिड था, आज के दिन में ख़त्म हो जाएगा, कल के दिन मैं नया ऑफर दूंगा। सो टाइम एक्सपायर हो गया, टाइम लैप्स हो गया, तो वो ऑफर तो आज तक के लिए वैलिड था, ठीक है। अच्छा, टेक्स्ट पढ़ लेते हैं, सिंपल सी चीज़ है। देखो सेक्शन 6 में दिया हुआ है, an offer should be accepted before it lapses। Lapses मतलब it comes to an end। An offer may come to an end in any of the following ways: by revocation of the offer, the offerer has a right to revoke or withdraw his offer at any time before it is properly accepted by the offeree। ये लाइन इंपॉर्टेंट है, before it is accepted by the offeree। बिफोर, एक्सेप्ट करने के पहले हटाना पड़ेगा आपको, ठीक है। इफ अ नोटिस ऑफ विड्रॉल इज गिवन बाय द ऑफरर टू द ऑफरी बिफोर इट्स एक्सेप्टेड, देन द ऑफरी कैन नॉट एक्सेप्ट द ऑफर। सिंपल, ठीक है। बाय रिजेक्शन, एन ऑफर वुड लैप्स इफ इट इज रिजेक्टेड बाय द ऑफरी। तुमने रिजेक्ट कर दिया ऑफर, तुरंत खत्म हो गया हो, फिर मेरे को नया ऑफर देना पड़ेगा। अच्छा, फिर आफ्टर द रिजेक्शन इट कैन नीदर बी एक्सेप्टेड नॉर बी रिवाइव्ड। ये इंपॉर्टेंट है।
मतलब एक बार आपने रिजेक्ट कर दिया तो वो सेम ऑफर को मैं रिवाइव नहीं कर सकता, मतलब वापस जिंदा नहीं कर सकता, और क्या नहीं कर सकता, मैं उसको सामने वाले से एक्सेप्ट नहीं करवा सकता। मतलब तुम उसको रिजेक्ट करने के बाद एक्सेप्ट नहीं कर सकते। तुमने एक बार बोल दिया ना सर नहीं जमता, फिर तुम उसके बाद ये नहीं बोल सकते कि हाँ सर चलो ठीक है दे दो, ठीक है, वो नहीं चलता। अपने में चलता है लेकिन नॉर्मल कोर्स में नहीं चलता। अच्छा, बट अ फ्रेश ऑफर कैन ऑलवेज बी मेड। ये ऑफर तो खत्म हो गया, मैंने जो 10,000 में फ़ोन देने का वादा किया था, ठीक है, वो ऑफर दिया था, वो तुमने एक्सेप्ट नहीं किया, तो वो ऑफर तो खत्म हो गया। अब मैं भले ही ये ऑफर के बदले में नया ऑफर 10,000 का दे सकता हूँ, लेकिन वो मेरा पहला 10,000 का ऑफर तो गया, वेस्ट हो गया, क्योंकि तुमने मना कर दिया, तुम्हारा एक्सेप्टेंस नहीं मिला मुझे, राइट। अब मैं फिर से वो चीज़ का ऑफर दे सकता हूँ और फिर से उम्मीद कर सकता हूँ कि तुम एक्सेप्ट करोगे। दैट इज अ डिफरेंट थिंग, ठीक है। अच्छा, द रिजेक्शन ऑफ द ऑफर मे बी एक्सप्रेस और इम्प्लाइड। जैसे नहीं तुम लोग दुकान में जाते हो और कोई चीज़ तुमको पसंद आती है, तो तुम नहीं उसके सामने में देख के रेट पूछते हो उससे, और वो कोई अनशन रेट बोल देता है 2-3 लाख रुपए के, तो तुम लोग ऐसे ही पलट के चले जाते हैं, ठीक है। दैट इज वॉट, दैट इज इम्प्लाइड रिजेक्शन, कि भैया हम इंटरेस्टेड ही नहीं है, तूने जो रेट बोला है उस एक्सप्रेस हुआ ना। दैट इज हाउ इज इट एक्सप्रेस, दैट इज इम्प्लाइड। तुमने कुछ बोला क्या, तुमने कुछ एक्सप्रेस किया क्या, नहीं, यू आर इम्प्लाइड, तुम चले गए सीधा वहां से, तुमने कुछ बोला ही नहीं, ठीक है। सो इट इज ए इम्प्लाइड रिजेक्शन कि भैया हाँ हमको इंटरेस्ट ही नहीं है, जवाब ही नहीं दे रहे हम, ठीक है। पैसे लेने गया होगा। क्या बोल रहे हैं? निखिल पूछ रहे हैं कोई पैसे लेने गया हो। आवाज बहुत इको हो रही है। आई जस्ट कंप्लीट दिस, फिर तुमको सुनता हूँ, ठीक है। वो पैसे लेने गया होगा बाहर। पैसे लेने गया होगा बाहर, कुछ भी ऐसा होता क्या? तो वापस आ जाए। तूने कहाँ देखा है ऐसा, जरा वापस बता। आ जाए। सर होता है सर, एक बार मैं दुकान के बाहर पापा लेके गए थे, बोले पूछ के आ कितने का है, मैं पूछ के आया, तो उसको तो यही लग रहा होगा ना रिजेक्टेड है, लेकिन मैं पूछा, पापा ने बोले पैसे दिए लेके आ, तो टेक्निकली तो हुआ ना। टेक्निकली यू आर नॉट द ऑफरी ना, द ऑफरी वॉज योर फादर। अरे सर, ठीक है, चलो सुनो, एटीएम से निकालने गए तो दैट इज अ डिफरेंट थिंग। मतलब तुम लोग अब देखो मशीन मना करेगी क्या भाई, क्या बात। चलो 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 सुनो सुनो, देखो बाय एक्सपायरी ऑफ टाइम डिस्कस किया है, सुनो। इफ द एक्सेप्टेंस ऑफ द टू द ऑफर इज नॉट गिवन विद इन अ स्टिपुलेटेड टाइम, मतलब अपन ने अगर उसको एक्सेप्ट नहीं किए विद इन अ स्टिपुलेटेड टाइम, where on time is stipulated within a reasonable time, the offer lapses with the expiry of the stipulated time. Stipulated time मतलब कितना भी समय हो सकता है, कुछ ऑफर्स में 1 महीना हो सकता है, कुछ ऑफर में 1 घंटा हो सकता है, कुछ ऑफर में 10 साल हो सकते हैं, ठीक है। इट डिपेंड्स ऑन केस टू केस, राइट। सो इसमें कुछ दम नहीं था एज सच, बट ये 3 कंडीशंस याद रखना। 4 मार्क का क्वेश्चन आता है स्ट्रेट फॉरवर्ड, कि लैप्स ऑफ एन ऑफर अगर होता है तो कौन कौन से तरीके होते हैं जिससे लैप्स ऑफ एन ऑफर होता है। 3 तरीके होते हैं, रिवोकेशन, ठीक है, रिजेक्शन और लैप्स ऑफ टाइम। सिंपल सा क्वेश्चन, सिंपल सा आंसर, स्ट्रेट फॉरवर्ड, 4 मार्क, ठीक है। अच्छा, एक्सेप्टेंस पे आ जाओ। अच्छा मेरे को एक बात बताओ, आई विल जस्ट स्टॉप हियर फॉर अ मोमेंट। मुझे डाउट्स बताओ अभी तक के जो अपन ने पढ़ा, ऑफर में कोई डाउट है? कोई बीच में कुछ बोल रहा था, क्या बोल रहे थे बताओ। अरे बोलो ना, अभी मौका दे रहा तो बोल नहीं रहे। अरे बोलो भाई, किसी को डाउट है कि आगे बढ़ूं? आगे बढ़ो। बाकी लोग है कितने वैसे, जरा बताना। सर 5 है, आवाज नहीं आ रही। 5 लोग हैं। 5 लोग हैं, 5 लोग। 5 लोग हैं, और 5 में से किसी को भी डाउट नहीं है। याद रखना, इसमें से मैं 8 मार्क का पूछूंगा कम से कम, ऑफर में से 8 मार्क का पूछूंगा, 8 मार्क का पूछूंगा ऑफर में से, हर एक आंसर आना चाहिए। इसकी टेस्ट कब है? जैसे ही ये खत्म हो जाता है, ठीक है। चलो, सर उस कंपनी तक की कंपनीज एक्ट की अभी टेस्ट है तुम्हारी, आधे घंटे बाद, 15 मिनट बाद, ठीक है। प्रिपेयर ऑनलाइन ऑनलाइन, ऑनलाइन ऑनलाइन। ऑनलाइन पेपर्स पहले ही बता चुका था मैं। ऑप्शन बताया तो आज तो तुम वैसे भी प्रिपेयर्ड करके आए थे ना, टेंशन क्या है? तो सर कल टेस्ट ले लो ना, जैसे लाइव क्लास। नहीं 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 नहीं, वी आर वेस्टिंग अ लॉट ऑफ टाइम।
वी हैव वेस्टेड अ लॉट ऑफ टाइम, अब और डिले नहीं करेंगे इसको, टेस्ट आज ही है और ऑनलाइन ही है, और पेपर खत्म होने के 2 मिनट के अंदर मुझे पीडीएफ चाहिए तुम सबसे। 1.5 घंटे का पेपर है, 1.5 घंटे के बाद तुमसे पीडीएफ चाहिए मेरे तो को। कितने मार्क्स का पेपर है? वो जब मिलेगा तब देख लेना, ठीक है। हाँ। चलो देखो एक्सेप्टेंस पढ़ते हैं, एक सिंपल छोटा सा कर लेते हैं एक्सेप्टेंस, देन वील स्टॉप। चलो देखो एक्सेप्टेंस अपन देख चुके हैं क्या होता है। सामने वाला जब ऑफर देगा तो अपन उसको एक्सेप्ट करेंगे, राइट, दैट इज कॉल्ड एज एक्सेप्टेंस। अपन ने अग्री कर लिया कि हाँ भैया तेरा ऑफर मेरे को पटता है, राइट। देखो व्हेन द पर्सन टू हुम द प्रपोजल इज मेड सिग्निफाइज हिज असेंट, असेंट मतलब हामी, यस हाँ मैं खरीदूंगा तेरा आइटम, ठीक है। दे टू द प्रपोजल इज सेड टू बी एक्सेप्टेड। अ प्रपोजल व्हेन एक्सेप्टेड बिकम्स अ प्रॉमिस। ध्यान से सुनना, ये प्रॉमिस की डेफिनेशन है। अ प्रपोजल व्हेन एक्सेप्टेड बिकम्स अ प्रॉमिस, ठीक है। प्रॉमिस की डेफिनेशन, अ प्रपोजल व्हेन एक्सेप्टेड बिकम्स अ प्रॉमिस। अग्रीमेंट की डेफिनेशन, ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस। कॉन्ट्रैक्ट की डेफिनेशन, ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस प्लस लीगल एनफोर्सिबिलिटी, ठीक है। प्रपोजल, ये प्रपोजल है, ये प्रॉमिस है, ऑफर और एक्सेप्टेंस ये अग्रीमेंट है, ये एक्सेप्टेंस है। ये ऐसे याद रहने चाहिए तुमको, ठीक है। अ प्रपोजल व्हेन एक्सेप्टेड बिकम्स अ प्रॉमिस, अ प्रपोजल व्हेन एक्सेप्टेड बिकम्स अ प्रॉमिस, ठीक है। एन ऑफर व्हेन एक्सेप्टेड बिकम्स एन अग्रीमेंट, ठीक है। एन ऑफर एन विच इज एक्सेप्टेड विथ लीगल एनफोर्सिबिलिटी बिकम्स अ कॉन्ट्रैक्ट। ये ऐसे याद रहना चाहिए, ठीक है। ये तो बाय हार्ट याद रहना चाहिए तुमको। ये सर लिखो ऑफर एक्सेप्ट हो गया तो अग्रीमेंट, क्या, और ऑफर एक्सेप्टेंस तो अग्रीमेंट, यस लेकिन प्रपोजल एक्सेप्टमेंट तो प्रॉमिस। तो यस। प्रपोजल और ऑफर में क्या फर्क है? आवाज बहुत इको हो रही है यार। प्रपोजल और क्या, प्रपोजल और ऑफर में क्या फर्क है? प्रपोजल और ऑफर में ये डिफरेंस है कि प्रपोजल इज जस्ट, इट इज नॉट अ फाइनल ऑफर, ठीक है। आपने कोई चीज प्रपोज करी है, यार तुम लड़की को प्रपोज करते हो, ठीक है, सो इट इज नॉट एन ऑफर ना, वो अलग चीज हो गई। आप सिर्फ एक लाइट कम्युनिकेशन कर रहे हो उसको कि यार ये मेरी इच्छा है, ठीक है। इट इज नॉट एन ऑफर बाय एनी वर्ड्स, बाय एनी काइंड और एनी सीम्स, राइट। सो ऑफर इज डेफिनेट। ऑफर की जो अपन ने कंडीशंस देखी ना ऊपर, ये सब चीज़ें होनी चाहिए, डेफिनेट होना चाहिए, फिर उसने सर्टन रहना चाहिए, कंडीशनल हो सकता है, पब्लिक के लिए रहता है या इन सब के लिए रहता है। प्रपोजल इज़ अ वेरी डिफरेंट थिंग। आप कोई भी चीज़ के लिए एक टेंटेटिव प्रपोजल लेकर जाते हो। जब भी आप कोई बिल्डिंग का सैंक्शन करने जाते हो या जब भी आप कोई जगह पे जाते हो, तो यू गिव अ प्रपोजल टू देम कि सर हम लोग ये ऑफर कर रहे हैं, या सॉरी हम लोग ये चीज़ ला रहे हैं, इसमें कुछ चेंजेस करने हैं तो बताइए, ठीक है। सो चेंजेस के लिए प्रपोजल्स आर ऑलवेज ओपन। ऑफर इज नॉट ओपन फॉर चेंजेस। ऑफर में आप फाइनल चीज लेकर जाते हो, प्रपोजल में आप टू बी चेंज्ड वाली चीज लेकर जाते हो कि भैया सामने वाले के हिसाब से अपन चेंज कर लेंगे उस चीज को, ठीक है। अच्छा हाँ, एक्सेप्टेंस जैसे अपन ने अभी लीगल रूल्स देखे थे उसके, अभी अपन एक्सेप्टेंस के देख लेते हैं, वैलिड एक्सेप्टेंस के लीगल रूल। इसमें मैं बहुत सारी चीज़ें टेक्स्ट नहीं पढ़ूंगा क्योंकि रिपीटेड है, मैं बता दूंगा लेकिन इंपॉर्टेंट वर्ड्स कौन से हैं, ठीक है। सुनो, एक्सेप्टेंस मस्ट बी एब्सोल्यूट एंड अनक्वालिफाइड। व्हाट इज एब्सोल्यूट? फर्म, डेफिनिट, ठीक है। कोई भी चीज़ जब फर्म या डेफिनिट रहती है, डेफिनिट, तो इट इज एब्सोल्यूट, ठीक है। अनक्वालिफाइड मतलब, व्हाट इज अनक्वालिफाइड? क्वालिफाइड ओपिनियन क्या रहता है, अनक्वालिफाइड ओपिनियन क्या रहता है? ऑडिट पढ़ने वाले हो आगे चल के, ये आने वाला है तुमको। अ क्वालिफाइड ओपिनियन इज वन वेयर तुम्हारी कुछ कंडीशंस रहती है या तुम्हारे कुछ शर्तें रहती हैं, ठीक है। अनक्वालिफाइड ओपिनियन मीन्स कि देर आर नो कंडीशंस, नो स्ट्रिंग्स अटैच्ड।
हाँ बोल रहा हूँ मतलब हाँ ही बोल रहा हूँ, और कोई रीज़न नहीं है, और कोई कंडीशंस नहीं है, और कोई एक्सेप्शंस नहीं है, अनकंडीशनल। ठीक है, अच्छा सुनो, अ कंडीशनल और क्वालिफाइड एक्सेप्टेंस इज नो एक्सेप्टेंस। अ कंडीशनल और क्वालिफाइड एक्सेप्टेंस इज नो एक्सेप्टेंस। ठीक है, देयर शुड बी 100% एक्सेप्टेंस ऑफ द टर्म्स ऑफ द ऑफर। ऐसा नहीं कि हाँ ठीक है यार कर लेंगे, देख लेंगे, ठीक है यार एक्सेप्ट करते हैं, शायद हम लोग कर लेंगे। नो, 100% एक्सेप्टेंस चाहिए। ठीक है, द एक्सेप्टेंस मस्ट मैच विद द ऑफर, इट शुड बी अ मिरर इमेज ऑफ द ऑफर। मैं दो गाड़ी है मेरे पास, लाल और ब्लू, ठीक है, रेड और ब्लू दो गाड़ी है। ऑफर जितना डेफिनेट रहता है ना, उतना ही डेफिनेट एक्सेप्टेंस भी होना चाहिए। मैं जब बोल रहा हूँ कि भैया ब्लू वाली गाड़ी बेच रहा हूँ, तो सामने वाले ने ब्लू वाली गाड़ी के लिए ही एक्सेप्टेंस देना चाहिए। ठीक है, ऑफर जितना डेफिनेट है उतना ही डेफिनेट आपका एक्सेप्टेंस भी होना चाहिए, हाँ या ना, बस। ठीक है, अच्छा, एन एक्सेप्टेंस विद द वेरिएशन इज नॉट एन एक्सेप्टेंस बट इट इज अ मेयर काउंटर प्रपोजल। लाइन समझी क्या? मतलब बताओ, 10 रुपये दूंगा। सर 2 मिनट को 5 बार पढ़ दे दो। हाँ, सर 2 मिनट रुक सर दो- पैसे नहीं देना, बस टेस्ट कभी कर लो। अच्छा चलो बताओ बताओ। सर मीटिंग एंड होने वाली है। अच्छा कोई नहीं, चलो जल्दी बताओ फिर, मैं ही बता रहा हूँ, छोड़ो। 10 रुपये गए तुम्हारे, 100 रुपये देने वाला था एक्चुअली में, बट जाओ छोड़ो। एन एक्सेप्टेंस विथ अ वेरिएशन, मतलब तुमने मेरे 10,000 के फ़ोन का ऑफर को एक्सेप्ट किया, बोले चलो चलो सर ठीक है 10,000 में ले लेते हैं हम, लेकिन हमको डब्बा ओरिजिनल चाहिए, चार्जर ओरिजिनल चाहिए, हमको इसमें ये करके दो, हमको नई बैक लगा के दो, हमको नई स्क्रीन लगा के दो, ये दिस इज वेरिएशन। ठीक है, तुमने मेरे 10,000 का ऑफर एक्सेप्ट किए, लेकिन वेरिएशन जहां तुमने डाल दिए ना, वहां ये काउंटर ऑफर आ गया। काउंटर ऑफर बोल रहा हूं, मेरा ऑफर खत्म हो गया, तुमने मेरा ऑफर को लैप्स कर दिए। सर सॉरी, काउंटर ऑफर आ गया, राइट। हाँ बोलो। सर एक बार वापस बता दो ना, वो डिस्कनेक्ट हो गई थी मीटिंग। डिस्कनेक्ट हो गई थी, अगर मतलब अपन hang हो गई थी। अपन वापस रिज्वाइन हो गए। हाँ सर। यस सर। अच्छा चलो ठीक है, सुनो, इसमें क्या लिखा है, एन एक्सेप्टेंस विद अ वेरिएशन इज नॉट एन एक्सेप्टेंस बट अ मेयर काउंटर प्रपोजल। मैं 10,000 में तुमको फोन बेचने वाला था, ठीक है, तुमने बोले कि चलो सर ठीक है 10,000 में हम फोन लेते हैं, लेकिन आपको हमको स्क्रीन बदल के देनी पड़ेगी, पीछे का बैक क्रैक है वो बदल के देना पड़ेगा, फ़ोन में ये चीज़ें करके दो, हमको क्रैक करके दो, हमको नया चार्जर ला के दो, स्क्रीन गार्ड लगा के दो, और वॉट एवर XYZ। तो इसमें तुमने मेरे 10,000 के ऑफर को एक्सेप्ट भी कर लिए, और फिर तुमने बोल दिया कि सर इसमें वेरिएशन भी रहेंगे। ये नहीं चलता, ठीक है, दिस इज मेरेली अ काउंटर ऑफर। ये काउंटर कर रहे हो तुम उस चीज़ को। बस मैंने 10,000 बोला था, फ़ोन ऐसा है, ऐसा का ऐसा ले जा, तुमने क्या बोले, सर ठीक है 10,000 में ले जाएंगे, लेकिन ऐसा का ऐसा नहीं। तो जहां तुमने मेरे ऑफर की कंडीशंस को बदल दिया, तो वहां वो ऑफर ही खत्म हो गया। ठीक है, वहां फिर नया ऑफर आ गया, जो तुमने नया ऑफर दिए, वो नए ऑफर में मेरे को ये सब चीज़ें करनी पड़ेगी, स्क्रीन गार्ड लगा के दूंगा और ये सब करके दूंगा, राइट। तो नया ऑफर है बेसिकली, ये पुराने ऑफर का एक्सेप्टेंस नहीं है, ये नया ऑफर तुमने मुझे दिया है, राइट। ये पुराना ऑफर तो खत्म ही हो गया, ठीक है, ये तो नई चीज़ कर रहे हैं अपन, अलग ही चीज़ कर रहे हैं कुछ, राइट। चलो देखो, एक्सेप्टेंस मस्ट बी गिवन ओनली बाय द पर्सन टू हुम द ऑफर वॉज मेड। सिंपल सी बात है, जिस बंदे को तुमने ऑफर दिया है सिर्फ वही लेने के लिए एलिजिबल है, वरना और 2-3 लोग आके बाहर से बोलने लगे सर हमको भी दे दो। ऐसा होता क्या भैया, मैंने तुमको स्पेसिफिक ऑफर दिया था, अगर मैं जनरल ऑफर देता तो बात अलग थी, ठीक है, तो जनरल में से कोई भी एक्सेप्ट कर सकता था, लेकिन मैंने स्पेसिफिक ऑफर दिया है तो स्पेसिफिक बंदा ही उसको एक्सेप्ट करेगा। देखो वही चीज़ लिखी है, इन केस ऑफ अ स्पेसिफिक ऑफर इट कैन बी एक्सेप्टेड ओनली बाय द पर्सन टू हुम द ऑफर इज मेड। जनरल ऑफर में कि एनीवन, ठीक है। अच्छा, एक्सेप्टेंस मे बी एक्सप्रेस्ड इन वर्ड्स स्पोकन और रिटन, ठीक है, और बाय द कंडक्ट। कंडक्ट मतलब अपनी हरकतों से। देखो एक्सेप्टेंस मत या तो हम राइटिंग में भेज सकते हैं,
व्हाट्सएप के थ्रू या वॉट एवर, रिटन में, स्टैम्प पेपर और इन सब के थ्रू, पेपर्स के थ्रू, वर्ड, और बाय परफॉर्मेंस ऑफ सम एक्ट, कोई हमने ऐसा तरीका या कुछ ऐसा हरकत करी जिससे सामने वाले को लगा कि हाँ ये एक्सेप्ट कर रहा है, ठीक है। अच्छा, ये कंडक्ट वाला एग्जाम्पल तुम्हारा वो है जो तुम टिकट के पीछे टर्म्स एंड कंडीशंस अगर तुमने नहीं पूछी, ठीक है, कि इसको ट्रांसलेट करके दो, तो इट इज़ अज्यूम्ड कि तुम लोग एक्सेप्ट करते हो उस चीज़ को, ठीक है। एग्जाम्पल देख लो। A tradesman receives an order from a customer and executes the order by sending the goods. The customer's order for goods constitutes offer which has been accepted by the tradesman subsequently by sending the goods. सामने वाले बंदे ने क्या थी, कस्टमर ने क्या किया था, ऑर्डर दिया था ट्रेड्समैन को, ट्रेड्समैन ने बिना कुछ बोले उसको सामान दे दिया, ठीक है। दोनों के बीच में कोई वर्बल कम्युनिकेशन नहीं हुआ, कोई रिटन कम्युनिकेशन नहीं हुआ। सामने ये काउंटर के ऊपर में होता है नॉर्मली, जैसे तुमने फ़ोन खरीदने के लिए गए, तुमने बोला ये फ़ोन दे, ठीक है, तुमने फ़ोन दे दिया, उसने फ़ोन दे दिया, तुमने पैसे दे दिए, ज़्यादा बातचीत नहीं हुई, ठीक है। सो इट इज़ अज्यूम्ड कि हाँ भैया एक्सेप्टेड है। अच्छा, आई गेस तुम लोग का टेस्ट में लेट हो जाएगा, विल स्टॉप हियर राइट नाउ, लंबा हो जाएगा तुम लोग का। सर हाँ बोलो ना। सर टेस्ट कर लेना ना। नहीं 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 यस सर, कर नहीं लेना। नहीं नहीं, क्लास के बाद। ना 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 ना, टेस्ट तो आज ही है। सर कल वैसे भी ऑफलाइन ही होंगे ना। नहीं, वी आर स्टॉपिंग राइट नाउ, अपन यही क्लास को रोक रहे हैं, ठीक है। सो अच्छा, यहाँ से 1.5 घंटा हम लोग बैठे, 1.5 घंटा कुछ नहीं होता, कुछ नहीं होता। कल भी वैसे भी तुमको 3 बजे तक बैठना ही पड़ता, आज कम से कम बैठ लो, घर पे हो, अपने कंफर्ट से बैठो, ज़्यादा अच्छा है। यहाँ पे बैठते तो मैं तो कुछ ना कुछ करते रहता, ठीक है। सर कल करते हैं ना। नहीं 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 नहीं, विद इन 10 मिनट्स तुमको पेपर्स मिल जाएंगे। अभी कितना बज रहा है, 12:50 हो रहा है, ठीक है। 1 बजे तुमको पेपर मिल जाएगा हाथ में, ठीक है, PDF। कैसे सवाल पूछते ना तुम लोग, सही में पेपर आएगा, देख लेना भाई कितने मार्क का है। और जूम पे हमको हाँ जूम पे हमको रहना है, मैं आता हूँ। नहीं, जूम में रहो नहीं रहो कोई दिक्कत नहीं है, बट मैं तुम लोगों की ऑनेस्टी पे बिलीव कर रहा हूँ कि तुम लोग चीटिंग नहीं करोगे। अगर करोगे तो तुम अपना ही नुकसान कर रहे हो, और मैं बोल रहा हूँ, थोड़ी सी बुआरी लगा रहा हूँ, जो चीटिंग करेगा वो पास नहीं होगा, ठीक है। वो एक अटेम्प्ट तो लगेगा उसको, ये मेरी बुआरी है, ठीक है। सो अब चीटिंग कर, करके ना, अब चीटिंग करके देखो। आई डेयर यू, चीटिंग करनी है। आई डेयर यू, चीटिंग करके देखो, आई डेयर यू, करो अब चीटिंग करो, ठीक है। 1 बजे पेपर मिल जाएगा तुमको, 2:30 बजे आई एम एक्सपेक्टिंग, 2:30 बज के समझ लो 2:35 या 2:40 मैक्सिमम, ठीक है। 2:40 के पहले मुझे सबकी PDF ग्रुप में आ जानी चाहिए, ठीक है। 7 के 7 लोग हैं, सातों की PDF मुझे ग्रुप में चाहिए, ठीक है। सर अभी सिर्फ 4 लोग हैं। हाँ कोई सर अभी 4 ही लोग हैं। सिर्फ 4 लोग बैठे हैं। कोई नहीं, बाकियों को भी कल अपन बैठा लेंगे लेंगे। सर, मैं बाकियों को फोन करवाता हूँ, कौन कौन नहीं है जरा मेरे को नाम बताना। वैभव ने, वैभव, और नहीं वैभव का छोड़ दो, वैभव इज उसको अभी पूरा पढ़। लोकेश और प्रियांशी और शरण्या भैया। लोकेश, प्रियांशी और तीसरा कौन बोला? शरण्या भैया। शरण्य ओके ठीक है, उसका चलता है, मैं उसको देख लूँगा। प्रियांशी और लोकेश, ठीक है, इन दोनों को मैं पर्सनली कॉल करवाता हूँ यहाँ से VPA से, वो भी टेस्ट देंगे, ठीक है। सो इफेक्टिवली 5 है, पाँचों का टेस्ट देना है, पाँचों के पेपर्स मेरे को रिसीव होने चाहिए, सिंपल। इफेक्टिवली 5 कैसे हुए? क्यों, सिर्फ शरण्य और वैभव है जो शायद ना दे। अगर हम 4 हैं ना और 2 6। ओके सॉरी, 6 हुए, माय मिस्टेक। मैं एक्चुअली शरण्य को मैं एक स्टूडेंट्स में काउंट करता हूँ, तो चलो कोई नहीं, ठीक है। गाइस टेस्ट ध्यान से देना है, थोड़ा सा इज्जतदारी से देना, और क्वेश्चन पेपर पढ़ो, क्वेश्चन पेपर पढ़ो, क्वेश्चन क्या बोलना चाहता है वो समझो, ठीक है। ऐसा नहीं कि हाँ ये तो ऐसी ही है, बस एक लाइन में लिख दिया सर ये तो आंसर बहुत बढ़िया आ गया हमको, ठीक है, ऐसा नहीं होता। आंसर शीट सर में एक बार इक्विटी शेयर बताओ। इक्विटी शेयर्स, इक्विटी शेयर्स में क्या बता क्या रहे होता है? हैं? कौन पूछ रहा है, निखिल है क्या? यस सर। हाँ मेरे को लगा ही था।
इक्विटी शेयर्स बेटा वो वाले शेयर्स होते हैं जिसमें ओनरशिप इंक्लूडेड रहती है, ठीक है। कंपनी की ओनरशिप मतलब इक्विटी होती है। इक्विटी कोई भी इक्विटी जो भी रहती है वो कंपनी के ओनरशिप रहती है। समझ ले तेरे पास रिलायंस के अगर एक शेयर भी है ना शेयर मार्केट वाला, तो तेरे पास इक्विटी शेयर्स है, ठीक है। इक्विटी शेयर्स होने का मतलब है कि तू कंपनी का ओनर है, भले ही छोटे से हिस्से का है लेकिन तू है, ठीक है। तो कंपनी की वोटिंग में हिस्सा ले सकता है, तो कंपनी में अपनी चीज़ें एक्सप्रेस कर सकता है, बोल सकता है कंपनी को कि बॉस आप लोग ये सही नहीं कर रहे हो, ठीक है। सो इक्विटी का मेजर फ़र्क ये है प्रेफरेंस से कि इक्विटी में आपको वोटिंग राइट्स मिलते हैं, आप कंपनी के ओनर बन जाते हो। और प्रेफरेंस में क्या होता है, आपको एक फिक्स्ड अमाउंट हर साल मिलता रहता है, लेकिन जब भी कंपनी लिक्विडेट होती है, जब भी कंपनी बंद होती है, तो प्रेफरेंस शेयर वालों को उनका पैसा पहले वापस मिलता है, इक्विटी शेयर्स वालों का पैसा डूब जाता है, ठीक है। नॉर्मल सिनेरियोज में इक्विटी शेयर वालों को पैसा नहीं मिलता, अगर कंपनी डूबी तो उनका पैसा भी गया। इतना रिस्क इक्विटी शेयर्स वालों को लेके चलना पड़ता है, ठीक है। सो नॉर्मली जो अपन बैलेंस शीट में शेयर्स लिखते हैं ना, वो इक्विटी शेयर्स ही रहते हैं, ठीक है। कैपिटल जो होता है ना वो इक्विटी कैपिटल रहता है। निखिल जमा, सर चलो मैं मीटिंग यही ख़त्म कर रहा हूँ। 1 बजे तुम 8 मिनट है, 8 मिनट में तैयारी कर लो अपनी, तुमको जो करना है रिवाइज करना है या तैयारी करके बैठना है पेपर की, ठीक है। नाम के साथ लिखना, अपना नाम जरूर लिखना उसमें। चलो टेक केयर गाइस, मीटिंग यही स्टॉप कर रहा हूँ, पेपर देना है, ठीक है। मैं बच्चे हुए को कॉल करवा रहा हूँ। चलो टेक केयर गाइस, ओके मिलते सर, हैं, बाय। बाय।